नमस्कार दोस्तों, हिस्ट्री हब 2.0 बाय सुनील सर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम चौहान वंश की बात कर रहे थे और चौहान वंश में हमारे दो क्लासें हो चुकी है। भी एक क्लास में तो हमने उत्पत्ति को लेकर बात की और दूसरी क्लास में हमने शाकंभरी के चौहान पढ़े थे। आज हमारी तीसरी क्लास है चौहान वंश को लेके। आज हम बात करेंगे अजमेर शाखा की और अजमेर शाखा में पहला जो राजा है उसका नाम है अजयराज। पहला जो राजा है उसका नाम है अजयराज। 1113 से 1133 ईस्वी। अजमेर के चौहान वंश का संस्थापक था तो वो अजयराज ही था। अजमेर नगर की स्थापना करने वाला अगर कोई राजा था तो भी अजयराज ही था। अजमेर राजस्थान का हृदय कहलाता है भी। तो हम अजयराज 1113 ईस्वी में अजमेर नगर की स्थापना की वह किला बनवाया। सेकंड बात, डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार चौहान वंश का दूसरा प्रतापी शासक माना जाता है। प्रतापी शासक माना जाता है। और आगे अगर हम इसकी बात करें तो पृथ्वीराज विजय के अनुसार अजय राज का काल चौहान साम्राज्य का निर्माण काल माना जाता है। निर्माण काल माना जाता है। हमने तीन बातें करी। 1113 में अजमेर नगर की स्थापना करी और किला बनवाया। अजयराज के द्वारा या डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार चौहान वंश का दूसरा प्रतापी शासक अजयराज को माना जाता है। और पृथ्वीराज विजय के अनुसार चौहान साम्राज्य का निर्माण काल भी अजयराज के काल को ही कहा जाता है। नेक्स्ट हम देखें अजयराज शैव धर्मावलंबी था। नेक्स्ट अगर हम अजयराज की बात करें तो अजयराज ने अजमेर में टकसाल बनवाई। टकसाल अर्थात सिक्के ढालने का कारखाना। सिक्का ढालने का कारखाना। सिक्कों पर अपनी रानी सोमलेखा
या सोमल देवी का नाम लिखवाया। जिन्हें अजय प्रियद्रम के नाम से जाना जाता है, नाम से जाना जाता है। ये तांबे व चांदी के सिक्के थे। अजयराज के द्वारा अजमेर में टकसाल बनवाई गई और उस टकसाल में चांदी व तांबे के सिक्के चलाए गए, जिन पे अपनी रानी सोमलेखा या सोमल देवी का नाम भी लिखवाया गया है, जिन्हें हम इतिहास में अजय प्रियद्रम के नाम से भी पढ़ते आए हैं अभी। और ये सिक्के चांदी व तांबे के बने हुए थे भी। यहां पर अजयराज के समय, अजयराज के समय जैन धर्म के श्वेतांबर व दिगंबर के बीच शास्त्रार्थ करवाया। वह अध्यक्षता की। यह बात भी हमें ध्यान होने चाहिए। अजयराज के समय जैन धर्म के जो दो पंथ हम पढ़ते हैं, दिगंबर और श्वेतांबर, सफेद वस्त्र धारण करने वाले श्वेतांबर कहलाए और नगन जो रहने वाले थे वो दिगंबर कहलाए। उन दोनों के बीच शास्त्रार्थ करवाया और उसकी अध्यक्षता स्वयं अजयराज के द्वारा की गई थी। अजयराज ने अंतिम समय में अपने बेटे को शासन सौंप के सन्यासी जीवन व्यतीत किया था भी। बस अजयराज की इतनी ही बातें हमें क्या है ध्यान रखनी पड़ेंगी। लास्ट बात अजयराज की क्या है कि अजयराज ने शासन अपने बेटे को सौंपकर सन्यासी बन गया, सन्यासी बन गया, सन्यासी बन गया। अब जो अगला राजा है वो है अर्णोराज। दूसरा जो राजा है अजमेर शाखा का वो है अर्णोराज 1133 से 1155 ईस्वी। अगर हम अर्णोराज की बात करें तो अर्णोराज के समय एक तो अन्ना सागर झील की बात होती है। बिजोलिया अभिलेख के अनुसार तो 1133 से लेकर 1137 का समय बताया जाता है इस झील के निर्माण को लेकर। पृथ्वीराज विजय के अनुसार पृथ्वीराज रासो के अनुसार देखा जाए तो 1135 से 1137 का समय बताया जाता है, क्योंकि अर्णोराज और तुर्कों के बीच युद्ध होता है और उस युद्ध में जब भूमि पूर्णतः रक्त से लाल हो जाती है तो उस भूमि के शुद्धिकरण करने के लिए बांडी और चंद्रा नदी के पानी के जल को रोककर इस झील का निर्माण करवाया जाता है। फिर हम पढ़ते हैं कि इसी झील के किनारे जहांगीर के द्वारा दौलतबाग, जिसे वर्तमान में सुभाष उद्यान के नाम से पढ़ा जाता है, और इसी झील के किनारे शाहजहां ने भी 5 बारह दरियों का निर्माण करवाया था भी। फिर चालुक्यों के साथ अर्णोराज के युद्ध भी हम देखने को मिलेंगे, लिख लेते हैं साथ के साथ।
उपनाम, अर्णोराज का उपनाम है अन्ना जी। कभी नहीं पूछा लेकिन याद कर लेना भाई। फिर हम बात करते हैं अन्ना सागर झील। अन्ना सागर झील, अन्ना सागर झील का निर्माण बिजोलिया अभिलेख के अनुसार 1133 से 37 ईस्वी और पृथ्वीराज रासो के अनुसार इस झील का निर्माण काल माना जाता है 1135 से 37 ईस्वी। इस झील का निर्माण करवाना क्यों पड़ा? तो तुर्कों को पराजित करने पर लाल रक्त भूमि को लाल रक्त भूमि को पवित्र करने के लिए बांडी व चंद्रा नदी का जल रोककर अन्ना सागर झील का निर्माण करवाया। ध्यान रहेगा भी हमें कि इस झील का निर्माण तुर्कों से रक्त भूमि को शुद्ध करने के लिए किया गया था भी। और आगे देखें, जहांगीर के द्वारा इसी झील के किनारे दौलत बाग बनवाया गया। दौलत बाग बनवाया गया जिसे वर्तमान में सुभाष उद्यान के नाम से जाना जाता है। सुभाष उद्यान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये भी प्रश्न आया हुआ है, एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है भी ये भी। और इसी सुभाष उद्यान जो था, जो बगीचा था, इसमें जो गुलाब के मतलब पौधे जो थे, उन्हीं गुलाब से नूरजहां की मां अस्मत बेगम ने इत्र का निर्माण इसी दौलत बाग के गुलाब के पुष्प से किया था। जो हम परफ्यूम लगाते हैं ना, वो ही। तो याद रहे, नूरजहां की माता अस्मत बेगम ने सुभाष उद्यान के
गुलाब से इत्र का निर्माण किया, इत्र का निर्माण किया। नेक्स्ट आगे हम देखें तो शाहजहां के द्वारा 12 दरियों का निर्माण करवाया गया, निर्माण करवाया गया। भी हम ये कह सकते हैं कि 5 कुर्सियां मान लो या 5 मेज हैं जो बैठने के शायद काम आते होंगे, तो 12 दरियों का निर्माण किसने करवाया? शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। भी ये अन्ना सागर झील को लेकर बड़ी बड़ी बातें हमने कर ली भी यहां पे। अब आगे देखें तो कि अर्णोराज के समय अर्णोराज ने पुष्कर झील के किनारे वराह मंदिर बनवाया, वराह मंदिर बनवाया अर्थात विष्णु मंदिर। यह भी अर्णोराज के द्वारा बनवाया गया मंदिर था, जिसे जहांगीर के द्वारा तुड़वा दिया गया और इसकी मूर्ति को पानी में फेंक दिया गया था। भी आगे देखें, अर्णोराज ने चालुक्य शासक जय सिंह सिद्धराज को पराजित किया। सिद्धराज ने अपनी पुत्री कांचन देवी का विवाह अर्णोराज के साथ किया, अर्णोराज के साथ किया। फिर कुछ समय के बाद ही अर्णोराज का संघर्ष फिर चालुक्य शासक कुमारपाल के साथ होता है, लेकिन अर्णोराज कुमारपाल से पराजित होता है और पराजित होने के कारण बताया जाता है कि अर्णोराज ने अपनी पुत्री जलहन देवी का विवाह कुमारपाल के साथ किया था। तो पहला जो संघर्ष है वो किसके साथ है? कौन है? सिद्धराज जय सिंह है, सिद्धराजा, जो अपनी पुत्री कांचन देवी का विवाह किसके साथ करता है? अर्णोराज के साथ करता है भी। और इस युद्ध की जो जानकारी है, इसके बाद अर्णोराज व चालुक्य कुमारपाल, इनके बीच में भी युद्ध होता है और इसमें कुमारपाल विजय होता है भी। इसमें कौन जीतता है? चालुक्य शासक कुमारपाल जीत जाता है और अर्णोराज अपनी पुत्री जलहन देवी का विवाह कुमारपाल के साथ करता है।
कुमारपाल के साथ करता है। और ये जो युद्ध हुआ, इस युद्ध का वर्णन हमें दो पुस्तकों में मिलता है भी। एक तो प्रबंध चिंतामणि, प्रबंध चिंतामणि व प्रबंध कोश। इन दो पुस्तकों से हमें कुमारपाल और अर्णोराज के बीच हुए संघर्ष की भी क्या है जानकारी मिलती है, जिस आधार पर हम ये मानते हैं कि अर्णोराज ने अपनी पुत्री जलहन देवी का विवाह कुमारपाल के साथ किया था। अर्णोराज के दरबार में दो विद्वान थे। अर्णोराज के दरबार में दो विद्वान थे। उन दोनों विद्वानों के नाम थे, एक का तो नाम था धर्मघोष और एक का नाम था देवघोष। ठीक। फिर हमने देखा कि अर्णोराज के दो रानियां थी। एक रानी का तो नाम था सुधवा और एक रानी का नाम था कांचन देवी। जो सुधवा थे ना, इस सुधवा के दो पुत्र थे। एक का नाम तो था विग्रहराज चतुर्थ और एक का नाम था जगदेव। एक का नाम तो था जगदेव और एक का नाम था विग्रहराज चतुर्थ। और कांचन देवी के भी एक पुत्र हुआ और उस पुत्र का जो नाम था वो था क्या, सोमेश्वर। कांचन देवी यहां ये सोमेश्वर। हम देखेंगे कि चौहान वंश का प्रथम पितृहंता माना जाता है जगदेव को। यही जगदेव है वो। जगदेव ने अर्णोराज की हत्या कर दी। हत्या कर दी, इसीलिए जगदेव को चौहान वंश का पितृहंता कहा जाता है। तो अगला जो शासक है वो जगदेव बनना चाहता था, लेकिन विग्रहराज चतुर्थ अपने कौशल युद्ध की वजह से या हम कहें कि चातुरता की वजह से जगदेव को अपदस्थ करते हुए चौहान वंश का शासक बनता है भी यहां पे। तो अगला जो शासक है वो कौन रहेगा, विग्रहराज चतुर्थ। कौन रहेगा, विग्रहराज चतुर्थ। इसीलिए अर्णोराज की हत्या कौन करता है, जगदेव। जगदेव को क्या कहा जाता है, चौहान वंश का पितृहंता। तो दोनों बातें याद रखना भी। अगला जो शासक है वो है विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ 1153 से 63 ईस्वी, जिसे हम इतिहास में बिसलदेव भी कहते हैं। बहुत बड़ा विद्वान था, विद्वानों का आश्रयदाता भी था भी। इसके दरबार में बड़े बड़े विद्वान भी रहा करते थे। संस्कृत का बहुत ही अच्छा विद्वान था। हरिकली नाटक का हम देखते हैं। इसके समय में एक कंठाभरण संस्कृत जो पाठशाला थी उसका भी निर्माण करवाता है। और ऐसे बहुत से हैं। ये दिल्ली शिवालिक अभिलेख भी लिखवाता है। दिल्ली टोपरा अभिलेख से जस्ट नीचे आप देखोगे जो लेख लिखा हुआ है वो विग्रहराज चतुर्थ का ही है भी वहां। तो हम देखें इतिहास में इन्हें, तो इनके पिता का नाम था अर्णोराज, इनकी माता का नाम था सुधवा। थोड़ी देर पहले ही हमने बात की थी भी कि अर्णोराज की दो रानियां थी, सुधवा और कांचन।
सुधवा रानी के दो पुत्र थे, एक पुत्र का नाम था जगदेव और एक का नाम था विग्रहराज चतुर्थ। जगदेव अपने पिता की हत्या करता है, इसलिए वो पितृहंता कहलाया। इस पितृहंता को अपदस्थ करते हुए विग्रहराज चतुर्थ चौहान वंश की गद्दी प्राप्त करता है और यह इतिहास में विशलदेव के नाम से भी जाना जाता है। विशलदेव उपनाम, याद रख लेना भी। इसका एक नाम और भी है, वो क्या है? विशलदेव है भी यहां पर। अगले अगर हम बात करें आगे तो डॉक्टर दशरथ शर्मा ने अजमेर के चौहानों का स्वर्ण काल कहा है। स्वर्ण काल कहा है। आगे अगर हम बात करें तो इनकी एक पुस्तक है ललित विग्रहराज। ललित विग्रहराज के अनुसार विग्रहराज चतुर्थ ने गजनी शासक खुसरो शाह को पराजित किया। हो गई भी बात हमारी कि विग्रहराज चतुर्थ का जो काल है वो चौहान साम्राज्य का स्वर्ण काल कहलाता है। बिल्कुल भी, क्योंकि साहित्य की बहुत बड़ी उन्नति थी उस समय में, खुद भी विद्वान था और इसने गजनी के शासक खुसरो शाह को भी पराजित किया था। अगर हम आगे इसकी बात करें तो कुमारपाल, जिसने अर्णोराज को पराजित किया और अर्णोराज ने अपनी पुत्री जलहन देवी का विवाह कुमारपाल के साथ किया था, उसी कुमारपाल को विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा पराजित कर दिया गया था। नेक्स्ट अगर हम देखें तो बिजोलिया अभिलेख के अनुसार दिल्ली शिवालिक, जो ढिलकी के नाम से हम पढ़ते हैं इतिहास में, ढिलिका के नाम से, वहां स्तंभ लेख भी लिखवाने वाला कोई बंदा था, चौहान वंश का शासक था, तो वो विग्रहराज ही था। तो नेक्स्ट हम देखें स्लाइड पे भी, चलिए। गुजरात शासक कुमारपाल को पराजित किया। ठीक है भी, अच्छी बात है। नेक्स्ट हम देखें बिजोलिया अभिलेख। बिजोलिया अभिलेख के अनुसार विग्रहराज चतुर्थ ने, बिजोलिया अभिलेख के अनुसार दिल्ली, जिसे हम ढिलकी के नाम से या ढिलका के नाम से जानते थे दिन को, दिल्ली के शासक, दिल्ली के तोमर वंश के शासक को पराजित किया। नेक्स्ट हम देखें तो दिल्ली शिवालिक स्तंभलेख, यह भी विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा ही लिखवाया गया था, जो दिल्ली टोपरा अभिलेख के जस्ट नीचे लिखा हुआ है। दिल्ली
चोपड़ा अभिलेख के नीचे लिखवाया गया है। हो गई भी बात। आगे अगर हम बात करें तो विग्रहराज चतुर्थ ने बिशनपुर बांध का निर्माण करवाया और उसी बिशनपुर बांध के किनारे शिव मंदिर का भी निर्माण करवाया था भी। और एक जैन संत था, उसके कहने पर एकादशी के दिन पशुवध हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो ये दो चीजें और हमें याद रखनी पड़ेंगी। विग्रहराज चतुर्थ ने बिशनपुर बांध का निर्माण करवाया, वह शिव मंदिर बनवाया, नेक्स्ट, जैन संत धर्मघोष सूरी के कहने पर एकादशी के दिन पशु हत्या पर प्रतिबंध लगाया। अगर हम इसके बाद बात करें तो विग्रहराज चतुर्थ स्वयं एक विद्वान था, इसीलिए विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा कंठाभरण एक संस्कृत पाठशाला, जो राजा भोज जो थे मालवा की साइड हम पढ़ते हैं उनको, तो उन्हीं की तर्ज पर एक संस्कृत पाठशाला बनवाई। कहां? अजमेर में। और उसी संस्कृत पाठशाला को महमूद गजनवी के गुलाम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा तुड़वाकर 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया गया, जिसे हम राजस्थान की प्रथम मस्जिद कहते हैं। 16 खंभों का महल भी कहा जाता है। 2.5 दिन का झोपड़ा उसे इसलिए कहा गया क्योंकि वहां पंजाब साहेब पीर के नाम का 2.5 दिन के लिए उर्स लगता है। उर्स अर्थात मेला लगता है, इसीलिए उसे 2.5 दिन का झोपड़ा कहा गया। लेकिन अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत थे इसमें भी। जॉन मार्शल तो यह कहता है कि शायद ये 2.5 दिन के अंदर बनकर तैयार हुआ है, इसीलिए इसको 2.5 दिन का झोपड़ा कहा गया है। कर्नल जेम्स टोड कहते हैं कि राजस्थान में इससे प्राचीन और इतनी सुरक्षित इमारत मैंने और कहीं नहीं देखी। ये 2.5 दिन के झोपड़े को लेकर बातें पूछी जाती है हमारे एग्जाम में। तो हम बात करें कि विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा कंठाभरण संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया, जिसे महमूद गजनवी मोहम्मद गौरी के गुलाम वंश के शासक कुतुबुद्दीन
ऐबक ने तोड़कर अढ़ाई दिन का झोपड़ा बनवाया। याद रहेगा, क्योंकि ये जितनी भी बाहरी अरब शक्तियां आई हमारे भारत में, जितने भी तुर्क आए, इन्होंने सबसे पहले हमारी संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास किया। भी कोई भी मस्जिद अगर आप देखोगे या कोई भी इनका निर्माण काल देखोगे तो हमारे किसी न किसी प्राचीन स्थल को तोड़ा गया है कहीं ना कहीं इनके द्वारा। बार बार सनातन संस्कृति को खंडित करने का क्या है काम किया गया है, क्योंकि ये मस्जिद तो बराबर में भी तो बन सकती थी, लेकिन नहीं, हमारे प्राचीन संस्कृत पाठशाला को तोड़कर ये अढ़ाई दिन का झोपड़ा बनवाया गया। अगर हम इस अढ़ाई दिन झोपड़े की बात करें, अढ़ाई दिन का झोपड़ा, अढ़ाई दिन का झोपड़ा, तो यहां अढ़ाई दिन का उर्स लगता है। पहली बात। नेक्स्ट, यहां पंजाब साहिब पीर का उर्स लगता है। भी यहां एक बार ये पूछा हुआ प्रश्न है ये भी कि अढ़ाई दिन के झोपड़े में जो उर्स लगता है वो किन का लगता है, तो पंजाब साहिब पीर का लगता है। भी अगली बात जो हमें इसे लेकर याद करनी पड़ेगी वो है, यह राजस्थान की प्रथम मस्जिद मानी जाती है। मस्जिद मानी जाती है। इसे सोलह खंभों का महल भी कहा जाता है। अगर कोई जॉन मार्शल जो है वो इस अढ़ाई दिन झोपड़े के लिए कहता है कि शायद यह अढ़ाई दिन में बनकर तैयार हुआ था। हो गई भी बात। फिर कर्नल जेम्स टोड भी कहते हैं इनके बारे में भी। कर्नल जेम्स टोड कहते हैं कि यह राजस्थान की ऐसी प्राचीन इमारत है जिसे अभी तक इतनी सुरक्षित, मतलब कि कहने का अर्थ है कि कर्नल जेम्स टोड ने कहा कि यह राजस्थान की ऐसी सुरक्षित प्राचीन इमारत है जो अभी तक पूर्णतः सही मानी गई है उनके द्वारा भी। तो हम लिख सकते हैं कि राजस्थान की प्राचीन सुरक्षित इमारत, यह कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। तो यह हमें याद रखनी पड़ेगी भी कि अढ़ाई दिन के झोपड़े को लेकर कहा गया है कि ये यहां अढ़ाई दिन का उर्स मतलब मेला लगता है पंजाब साहिब पीर का, इसीलिए इसे अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहा गया। नेक्स्ट, यह राजस्थान की प्रथम मस्जिद भी मानी जाती है। इसे 16 खंभों का महल भी कहा जाता है
और जॉन मार्शल कहता है कि शायद यह 2.5 दिन के अंदर बनकर तैयार हो गई, इसलिए इसका नाम 2.5 दिन का झोपड़ा रखा गया होगा। अब हम बात करें आगे तो एक नाटक है इनका, विग्रहराज चतुर्थ, विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा एक संस्कृत नाटक लिखा गया था अभी, संस्कृत नाटक जिसका नाम था हरकेली। हरकेली। इसमें शिव और अर्जुन का एक संवाद है, किरातार्जुनियम जो अब हम पढ़ते हैं, तो उस नाटक की कुछ पंक्तियां आज भी इस 2.5 दिन की झोपड़े की जो सीढ़ियां है ना, उन पे लिखी हुई मिलती है हमें। तो इस बात से एक बात तो सही है कि यहां पहले संस्कृत पाठशाला थी और उसे तुड़वाया गया, और उसी ही तुड़वाए गए पत्थर को बाद में 2.5 दिन के झोपड़े को बनाने में प्रयोग किया गया था भी। तो इस हरिकेली नाटक की कुछ पंक्तियां 2.5 दिन का झोपड़ा की सीढ़ियों पर लिखी हुई है। अगर कोई आपसे यह भी पूछे कि हरिकेली नाटक के साथ साथ एक और कौन सी पुस्तक है जिसकी कुछ पंक्तियां इसकी सीढ़ियों पे लिखी हुई है, अगर उसका नाम पूछा जाए तो वो है ललित विग्रहराज। ललित विग्रहराज। ये 2.5 दिन के झोपड़े को लेकर मुख्य मुख्य बातें होती है भी यहां पर। अब अगर हम देखें तो विग्रहराज चतुर्थ के दरबारी विद्वान, अगर हम इनके दरबारी विद्वान की बात करें तो पहला नाम आता है किसका है भी? सोमदेव का। किसका है? सोमदेव। सोमदेव ने जो पुस्तक लिखी उस पुस्तक का नाम ललित विग्रहराज। ललित विग्रहराज जो सोमदेव के द्वारा लिखी हुई पुस्तक है। यह पुस्तक इंद्रपुर की राजकुमारी देसल देवी और विग्रहराज चतुर्थ के प्रेम संबंधों की क्या है? कहानी है। ये दोनों के बीच में प्रेम था, प्यार था, अफेयर था, और उस बात को लेकर लिखी गई जो पुस्तक है वो है ललित विग्रहराज। याद रख लेना भी। बीसलदेव प्लस इंद्रपुरी की राजकुमारी देसल देवी, इनके प्रेम कहानी है इसमें भी। सोमदेव जो थे ना, ये विग्रहराज चतुर्थ के दरबारी विद्वान थे भी। दरबारी विद्वान अर्थात सरकारी कवि था भी ये, उसके दरबार का तनख्वाह मिला करती थी उसको, तो ये दरबारी विद्वान है। कल को कोई सिंपली पूछ ले कि विग्रहराज चतुर्थ के दरबारी विद्वान का नाम बताइए, उसमें आपको सोमदेव भी मिलेगा, ललित विग्रहराज नरपति नालय भी मिलेगा, और भी नाम मिलेंगे। तो सोमदेव जो है वो विग्रहराज चतुर्थ का दरबारी कवि है भी। क्या है? दरबारी कवि है। अगला जो कवि है उसका नाम है यहां नरपति नालय। 1 नंबर हो गया। 2 नंबर नरपति नालय। नरपति नालय की जो पुस्तक है वो है बीसलदेव रासो। बीसलदेव रासो, क्योंकि विग्रहराज चतुर्थ का ही नाम है क्या? बीसलदेव। तो इन्हीं के नाम पर यह ग्रंथ लिखा गया, और इस ग्रंथ में भी राजा विग्रहराज और
राजकुमारी की प्रेम कहानी बताई गई है और इसमें उड़ीसा विजय का भी क्या है वर्णन किया गया है। विग्रहराज चतुर्थ की उड़ीसा जो विजय हुई थी उसका भी जो वर्णन है वो इस पुस्तक में हमें पढ़ने को मिलता है। तो ये याद रख लेना भी एक उड़ीसा विजय का वर्णन, उड़ीसा विजय का वर्णन। और कहानी वही विग्रहराज चतुर्थ और राजा भोज की बेटी राजमती, इन दोनों की प्रेम कहानियां भी है इसमें। नेक्स्ट आगे हम देखें तो ऐसा कहा जाता है कि जो ये विग्रहराज चतुर्थ था, इसी विग्रहराज चतुर्थ ने अपने पिता अर्णोराज का बदला लेने के लिए गुजरात के शासक कुमारपाल को भी क्या है पराजित किया था। याद रख लेना, सिंपल सी कहानी है। फिर हम बात करते हैं विग्रहराज चतुर्थ की उपाधि। विग्रहराज चतुर्थ की पहली जो उपाधि है वो तो है बिसल देव, बिसल देव। एक है कवि बांधव और एक है कटी बांधव। जयानक भट्ट के अनुसार तो कवि कटी बांधव बताई जाती है और पृथ्वीराज विजय के अनुसार कवि बांधव उपाधि बताई जाती है भी इनकी। ये तीन उपाधियां विग्रहराज चतुर्थ की याद कर लेना भी हमारे। कौन कौन सी? बिसलदेव, कवि बांधव और कटी बांधव। एक इतिहासकार हुए थे कीलहॉर्न, बहुत ही बड़े विद्वान थे भी। कीलहॉर्न ने विग्रहराज चतुर्थ की तुलना कालिदास व भवभूति से की है, भवभूति से की है। यह प्रश्न पूछा हुआ है अभी, याद रखें, इसे भी ध्यान में अच्छे से जहन में रखें हमारे कि कीलहॉर्न ने विग्रहराज चतुर्थ की तुलना कालिदास व भवभूति से की थी भी। ठीक है, ये हमारे अजमेर के तीन शासक हैं। पहला हमने पढ़ा अजय राज को, दूसरा हमने पढ़ा अर्णोराज को, तीसरा जगदेव सिर्फ नाममात्र का इतिहास में आता है और तीसरे शासक के रूप में हमने पढ़ा विग्रहराज चतुर्थ को। इन तीन को पढ़ा है। कल हम आगे की क्लास करेंगे। धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लाइक करें भी, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। एक बार पुनः आपका धन्यवाद।